अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं सना करीम। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी अहम तरीन टॉपिक्स हैं और सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो यकीनी तौर पर पंजाब की सियासी सूरत हाल को लेकर है, जो कि दिन ब दिन और वक्त के साथ साथ मुसलसल बदलती जा रही है। ना सिर्फ बदलती जा रही है बल्कि उसमें तेज़ी भी आती चली जा रही है। राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है आइनी तौर पर अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोई गैर आइनी इकदाम उठाया गया तो आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बयान के बाद उनका ये बयान सामने आता है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफिकेशन जारी होने का जो है हम इंतजार कर रहे हैं और फौरन इस पर अमल दरामद भी करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आता है। वो कहते हैं कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया तो पहले सदर गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा देंगे, जिसपे वो रद्द अमल देते हैं कि वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर सदर जो है वो मक्खी तक नहीं उड़ा सकते हैं। जबकि गवर्नर हाउस जो है वो तवील मुशावरती वहाँ पर इजलास भी जा रहा, सियासी सरगर्मियों का मरकज़ भी बना रहा। वहाँ पर वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने के हवाले से जो है अहम मुशावरती जो इजलास है वो अब भी वहाँ पर जारी है। दूसरा हमारा अहम तरीन जो टॉपिक है वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान साहब ने गवर्नर के ख़त का जवाब दे दिया है। उन्होंने जवाब में तफसीली तौर पर आइनी जो है पहलुओं को उजागर भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, कल असम्बली नहीं टूट सकती, अभी उस पर नोटिस जारी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कल हम असम्बली जो है वो तहलील करने के मूड में थे, लेकिन एतमाद और अदम एतमाद की जो तहरीक है वो रुकावट बन रही है इसमें और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही असम्बली टूट सकती है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर क्या इमरान खान की कल असम्बली तहलील करने की जो कॉल है वो कलअदम हो जाएगी। आखिर में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका को लेकर मुल्की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में है या नहीं, ये हमारा सवाल होगा। साथ ही गैर मुल्की दौरों पर जो है अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, जिस पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वाज़े तौर पर जो है उनको जवाब देते हुए ये भी कहा है कि मेरे तमाम तर जो दौरे हैं उनका जो अखराजात हैं वो मैं अपनी जेब से अदा करता हूँ। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हम राय जानेंगे। अपने सीनियर जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं और माहिर कानून तज्ज़ियाकार मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सज्जाद मीर साहब की जानिब बढ़ूंगी, उनसे बात करूंगी। सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप? आइनी तौर पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं, राना सनाउल्लाह का ये कहना है, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो ये पता नहीं है कि वो वज़ीर आला रहे कि नहीं रही। फिलहाल तो वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं। जब ये डी नोटिफाई करेंगे और फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें जो फैसला करेंगी वही फैसला हतमी होगा। असल किस्सा ये है कि मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि गन डाला जा रहा है। गन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी में जो कहते हैं मेस क्रिएट किया जा रहा है, उसका मतलब यही होता है उर्दू में। और इसके अलावा कभी मुहज़्ज़ब कोई लफ्ज़ बोलने की कोशिश करूँ तो शायद उस तरह बात समझ भी ना आए। किस्सा ये है कि ये चल रहा है कि शायद कोशिश ये की जा रही है कि अगर असेंबली तोड़ने की बात भी की जाए तो उस वक्त 23 मार्च के बाद की बात हो कि जब रमज़ान शुरू हो जाए, और रमज़ान शुरू हो जाए तो कहेंगे इलेक्शन ही हो सकते, इलेक्शन ही हो सकते, तो फिर उसके बाद जब कुछ चंद दिन बाकी रह जाएंगे तो कोशिश कुछ और प्लान किया जाए। लेकिन ये सारा जो मामला बनाया जा रहा है उसमें दो ही पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इलेक्शन करा दिए जाएँ तो ये सारा गड़बड़ ख़त्म हो सकती है, ये सारा खराबी जो है दूर हो सकती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह इलेक्शन कराने से दूर नहीं होगी, बल्कि इसकी वजह इमरान की सड़कों से निकल कर असेंबलियों में वापस जाने से होगी, ताकि बातचीत हो सके। और बातचीत के बगैर अगर कोई इंतखाब हुआ तो एक बेमानी इंतखाब होगा, उसके कोई असरात नहीं होंगे। इस वक्त भी क्या मतलब है, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, इंतखाब होगा। वो दबाव तो शायद इसलिए है कि कौमी असम्बली के इंतखाब कराए जाएँ, वो नहीं कराए जाएंगे। जब वो इंतखाब आएंगे तो सवाल पैदा होगा कि सूबाई असम्बलियों की जो इंतखाब हो चुके हैं और जहाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो क्या हमारे आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट ना हो और हम कौमी असम्बली के इंतखाबात करा लें? ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सी पेचीदगी हैं। आइन साजों ने भी ये नुकात नहीं सोचे होंगे जो हमारे लोगों ने पैदा कर दी हैं और जो हमने कयास क्रिएट कर दिया है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की बका सलामती इसी में है कि बजाय इसके कि हम किसी और को इसमें दखल देने दें, सियासतदान मिल बैठकर कोई फैसला कर लें और बात को आगे लेके चलें। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ, जो समझते हैं कि अगर आप इंतखाब हो गए
तो मसले का हल हो जाएगा। नहीं, हल नहीं होगा, मसला और गंभीर होगा और कंफ्यूज होगा और आगे बढ़ेगा। और अगर इलेक्शन नहीं होते जी। तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। सही है। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होने का एक ही तरीका है कि आप ना अदालतों में जाएं, ना किसी और तरफ देखें, ना अवान सदर को भी तलाश नहीं करें, सही। पार्लियामेंट में बैठें, फैसले करें, जो फैसले हों उसको हतमी समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, सना मिर्ज़ा आप क्या कहेंगी? क्या राना सनाउल्लाह का ये बयान दुरुस्त है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन भी तैयार है और अब वो आईनी तौर पर परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, आप इस बयान को कैसा देखती हैं? चलो, मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया है तो मैं राना साहब से कहूंगी कि आखिर आप किस बात की देर कर रहे हैं। आपने पूरी कौम को, आपने हमें, आपने पूरे मीडिया को, आपने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ना सिर्फ ये कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हम लोगों का वक्त भी बर्बाद किया जा रहा है। कल भी राना साहब टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर ये कहते रहे कि जी अब अगर वजीर आला साहब ने अगर आज ओत नहीं लिया, 4 बजे तक ओत नहीं लिया तो ये हो जाएगा, 8 बजे तक ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, 12 बजे तक ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। मतलब कल से लेके आज तक आपने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। एक तो हम वैसे ही हजारों चीजों की वजह से कंफ्यूज कौम है, उसके बाद जो रही सही कसर होती है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी हो जाती है। अब मैं स्पीकर साहब के ऊपर आऊं, मुझे इसकी स्पीकर साहब जो है उन्हीं के ये जो उमूर है वो मेरी समझ से बालातर है कि वो चंद एक साफियों से गुफ्तगू करते हुए गुजर जाते हैं और बोल देते हैं कि जी ये गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम है जो गवर्नर साहब अगर हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहते हैं, और उसको हम कहते हैं जी उन्होंने रूलिंग दे दी है। अब अगर उन्होंने रूलिंग दे दी है तो कम से कम आपका रिएक्शन उसमें कोई एक क्लियर स्टांस तो होना चाहिए। आप छोड़ दें इस बात को कि गवर्नर क्या कह रहा है या पीडीएम क्या कह रही है। आपने जुमे की बात की थी कि असेंबलियों को तहलील किया जाएगा, आप उस पर भी कायम नहीं रहे। आज आपने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी ये मामला तो जनवरी तक जाएगा क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। मेरा सवाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इसके अलावा वहां पर मौजूद हुकूमत वक्त से है कि भाई अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गलत साबित करना है तो आप अपने बंदों को ले आए और तहरीक अदम एतमाद को आप नाकाम बना दें। अगर आपके पास बंदे पूरे हैं तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा लें, लेकिन आप साबित कर दें कि आप हुकूमत में कायम रह सकते हैं। और इन सारी बातों से कतई नजर, अगर आप हुकूमत को रखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर ये मजाक आप कौम के साथ क्यों कर रहे हैं? आप पहले हमें ये कह रहे हैं कि जी पंजाब का मामला जनवरी तक जाएगा, उसके बाद केपी के जो सीएम है वो भी ये बात कह रहे हैं कि जी पहले पंजाब का मसला हल होगा उसके बाद हम आगे केपीके में जाएंगे। और इस पूरी खिचड़ी में अगर आपने देखा हो तो आपकी नजर से वो खबर गुजरी होगी जिसका मैंने पिछले हफ्ते भी इशारा किया था कि लाहौर में जो नया मास्टर प्लान है 2050, जिसके अंदर खान साहब की अपनी फैमिली के लोगों के स्टेक्स लगे हुए, खामोशी के साथ उसको अप्रूव करके इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी ले जाया जा रहा है। तो कौम के साथ खुदारा ये मजाक मत करे, कौम को मजीद बेवकूफ ना बनाए। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहले तो मैं मीर साहब की बात से इत्तफाक़ राय रखता हूँ और ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट कि इंटरम सेटअप अगर जो है वो नहीं आता सूबों में तो फिर आप फेडरल के इलेक्शन कैसे कराएंगे। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम और माजरत के साथ फड़े मारने की जो सियासत है उसको तो अब खत्म होना चाहिए। इससे पहले जो है कि जी 26 जनवरी जब हम नवंबर को आएंगे तो फिर राना सना को जो है वो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकी धमकी धमकी। और वही तर्ज तरीका जो है वो पीडीएम वालों ने भी अपना लिया। ये कौन सी सियासत हो रही है? ना यहाँ किसी को फिक्र है कि ना इंसाफी है, ला कानूनियत है, मुल्क में दहशतगर्दी की जंग है, मुल्क में जो है वो बेरोजगारी है, सेहत है, तालीम है, इस टाइम पे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। लेकिन सबका मसला जो है ना वो शेरवानी है। यहाँ सब ने शेरवानी सिलवा के रखी हुई है और हर कोई कहता है कि वो शेरवानी पहले मैं पहन लूं। असल बात ये है किसी को कोई मसला नहीं है, मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ। और सिर्फ मायूसियां फैलाना, सिर्फ ये बताना। और अभी खान साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी चोरों को जो है वो ले आए, ये चोरों के साथ जो है बात तय कर लेते हैं ये बाहर ममालिक में और वहां बैठ के जो है वो चोरों को मुसल्लत कर देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो चोरों के साथ बैठते हैं तो आप डाकुओं को जो है वो साथ नहीं बैठे हैं? क्या आपने जो कातिल तंजीम एमक्यूएम को, क्या आप उनके साथ जो है वो हुकूमत कायम करके नहीं रखे थे? खुदा के लिए है, रसूल का वास्ता है, इस कौम पर हालत ज़ार पर रहम कर लें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क मत करें। इस मुल्क अब ये मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमें आप देखें अभी ये जो बन्नू का वाकया है, केपी हुकूमत के आप जो है कारनामे देख लें, उसके बाद आप ये देख लें कि आज किसने रोका है। मैं अभी सना बीबी बात कर रही थी,
मुझे ये बताएं किसने रोका है कि आप केपी असेंबली ना तोड़ें? आपने अगर असेंबली तोड़नी थी 26 तारीख को क्यों नहीं तोड़ दिया आपने? 27 तारीख पे तारीख पे तारीख आप में और जो पाकिस्तानी अदालती निजाम है उसमें क्या फर्क रह गया है? कौम कंफ्यूजन का शिकार है। कौम को मजीद जो है वो इस जहनी अजियत से बाहर निकाला जाए, असल के ऊपर आ जाए। पाकिस्तान की रियासत को खतरात हैं, पाकिस्तान के जो मईशत है उसको खतरात है। अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर 7.5 लाख लोग जो है जवान नस्ल चली गई, 7 से ज्यादा लोग नहीं गए, क्या 15 लाख के करीब नौजवान बाहर नहीं गए? क्या वो 1 करोड़ नौकरियां? लेकिन असल मसला यह है कि आप अगर सड़कों पे बैठ के जब मामला तय करेंगे, अदालत के अंदर असेंबलियों के मामला तय होंगे, तो फिर असेंबलियां किस काम की? अगर असेंबलियों में मामला नहीं तय होने तो फिर मुझे ये बताएं सड़कों पे तय होंगे। और अगर सड़कों के ऊपर एजुकेशनल पॉलिटिक्स होगी तो उसके इंतहाई भयानक नताइज निकलेंगे। उसके नताइज के अंदर में इस सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होगी। ठीक ठीक, मोहम्मद अजहर सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात हम सबको समझनी है, एक बेहतरीन मौका था तमाम सियासी जमातों को मामलात को आगे लेके चलने का, और ये मामला बड़ी आसानी से सेटल हो जाना था। मैं ये तो नहीं कहूँगा ऑपरेशन रजीम चेंज, लेकिन हकीकत तो यही है कि ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में हालात कुछ बेहतरी होनी थी। 7.5-8 महीनों के अंदर हमने जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो देख रही है, क्या पोजीशन है, डॉलर कहाँ चला गया है, महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोलियम कितनी है। इसको बाद लेके मैं आता हूँ आपको आईनी और कानूनी पोजीशन को सामने रखते हुए। यही वो लोग थे जो कहते थे कि असेंबलियां तहलील कर दें आपने जनाब बड़ा जुल्म किया है, जाली वोट है। अच्छा, जब असेंबलियां तहलील की गई, कोर्टों में मामला चला गया, जी भी ना हमने, अच्छा आपकी हुकूमत आ गई, फिर कहा गया कि पंजाब और केपीके की हुकूमत के लिए आ जाए, कर दी। लेकिन ये इशू ये इस वक्त ये नहीं है कि केपीके पहले करनी है या पंजाब बाद में करनी है। इशू बड़ा सीधा सा है, एक डिमांड रखी जा रही है कि आप नए मैंडेट की तरफ चले। अब उस नए मैंडेट को सामने रखते हुए काम शुरू किया गया। मिसाल के तौर पर क्या इमरान खान साहब ने बड़ा आर्टिकुलेट करके चीजें रखी, उसने वेल कैलकुलेटेड मूव की, और 17 को भी कर सकते थे असेंबलियां तहलील, ना एतमाद की बात हो रही थी ना आदम एतमाद की बात हो रही। उन्होंने रखा, उन्होंने कहा जो कुछ करना है आप कर लें। और पचीती का एलिमेंट ये देख लें कि एक माइनॉरिटी पार्टी जिसके पास वोट ही नहीं है, और वो क्या कर रही है, गवर्नर के जरिए गवर्नर को टूल इस्तेमाल करके ला रही है एतमाद का वोट। अच्छा, साथ ही अदम एतमाद, शायद पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क होगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आना है कि जहां एतमाद और अदम एतमाद इकट्ठी आ गई। चले इकट्ठी आ गई अब, लेकिन इकट्ठी में आगे फिर मास्टर ऑफ द हाउस स्पीकर की गवर्नर कौन होता है, ये कहने वाला कि फलां डेट को इतने बजे, क्या बात है, यानी ये कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है। अच्छा ये अच्छा चले ये भी फैसला कर लिया उन्होंने, लेकिन गवर्नर साहब को 130 सब आर्टिकल 7 में हिंदी में पश्तो फारसी सब में पढ़ना चाहिए। कंडीशंस हैं, एक है कि आपने मुतमईन करना है अपने आप को कि जो मीडिया है वो मेजॉरिटी खो दी है, ठीक, आपने वो किया ही कुछ, फिर आगे आ जाए, सिर्फ इस हद तक नहीं है, फिर आपने इजलास बुलाना है। अब इजलास एक हो रहा है, दूसरा इजलास आप बुला सकते, और इजलास वो भी गवर्नर ने बुलाया हुआ है। अगर अकलमंदी का तकाजा होता, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड होते, ये तो कोशिश की जा रही है कि असेंबलियां तहलील होने से बचाया जाए और मामला लटकाया जाए। उन्होंने बाकायदा पहला इजलास गवर्नर खुद प्रोव कर सकता था, फिर प्रोव करने के बाद नया इजलास बुला सकता था। अब तो उनके हाथ से गेम निकल चुकी है, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, और हुक्म दिया था, ठीक गया। वो हुक्म इसलिए नहीं माना गया कि वो नाकाबिले अमल था। मंजूर भट्टू के केस में तय हो गया था कि आपको रीजनेबल टाइम देना है। लेजिस्लेचर ने जब कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से टाइम रखा है कि आपने 3 दिन पहले कुछ नहीं करना, यानी आज तहरीक दिया फौरन आ जाए, ना 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 ना, आपने 3 दिन से 7 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। इसका मतलब है कमो बेश भी अगर देखा जाए तहरीक या तो मैं तुम्हारे देखा जाए तो 3 दिन कम से कम है, लेकिन मंजूर भट्टू के केस में ये कह दिया गया कि ये टाइम आपको कमोबेश 10 दिन देना है। अब इस चीज को भी अगर आप सामने रख के देख ले, स्पीकर ने अपना इंतजार देकर रूलिंग दे दी है, उस रूलिंग को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। राणा साहब की ख्वाहिश तो होगी कि गॉड फादर या सीरीज में अपनी मर्जी से मामला को लेकर चले, आइन और कानून की पासदारी करें, तहरीकी अदम एतमाद लड़े,
करेंगे, सही। आपके पास मेजोरिटी है, फिर आप महसूस करें आप ठीक अब ठीक जो कि प्रेफरेंसेस ठीक दे सर। दिए हैं, तो जी सर, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका आपका प्रोविजन जवाब आ जब गया। दोनों प्रोविजन सामने आ गई, जी जी जी। डेमोक्रेटिक स्टाइल को सामने रखते ये प्रोविजन काम करेगी। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। तो नाज़रीन, पंजाब की जो सियासत है वो कशमकश का शिकार हो गई है। अब देखना है कि ये क्या रुख इख्तियार करती है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान ने गवर्नर पंजाब के जो ख़त का है बहुत तफसीली जवाब दिया है। ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने जवाब में जो कुछ कहा है वो भी तफसीली तौर पर बताया है। उस जवाब के बाद अब देखना है कि क्या इमरान खान की कल असेंबली तहलील करने की कॉल जो है कलअदम हो जाएगी, और यही नहीं बल्कि देखना क्या ये भी है कि क्या KP असेंबली भी अब तहलील नहीं होगी। यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। जी देखिए सर, मैं पिछले सेगमेंट में जैसे बात की थी कि कल ऐसा अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि पंजाब असेंबली तहलील होगी, और बड़े वाज़े तौर पर ये स्पीकर साहब भी कह चुके हैं कि ये मामला जनवरी तक जाएगा, और KP तो आपको पता है कि वो पहले ही तैयार नहीं थे। लेकिन इसमें ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि एक मखसूस हल्का जो पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी दिनों से ये बात कर रहा था कि आप जो कुछ भी पॉलिटिकली चेंजेस देखेंगे लेकिन कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप समझ लें काफ लीग और PDM और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। तो ऐसा लगता यह है कि शायद बज़ाहिर बयानात की हद तक गर्मा गर्मी जरूर नजर आ रही है, लेकिन बैक एंड पे कुछ ना कुछ है कि खान साहब को भी उलझाए रखो और उनको मसरूफ रखा जाए और साथ में हुकूमतों को भी चलाया जाए, क्योंकि परवेज इलाही साहब रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि तकरीबन 99% जो पार्टी अरकान है और जो असेंबली अरकान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत का हिस्सा है, वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत को खत्म किया जाए, और यकीनन PDM भी ये नहीं चाहती होगी। लेकिन इसमें जो स्पीकर असेंबली साहब ने कोट किया है कि जी एक सेशन के चलते हुए अगला सेशन नहीं बुलाया जा सकता, तो मैं चाहूंगी कि अगर अजहर सिद्दीक साहब आगे चलकर हमें इस पर थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें कि क्या असेंबली के सेशन के दौरान अगले सेशन को बुलाया नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि मंजूर भट्टू साहब के केस का जो बार बार हवाला दिया जा रहा है, तो मंजूर भट्टू साहब के केस में जो 10 दिन का वक्फा मांगा गया था वो उस सूरत में था कि जब सेशन नहीं चल रहा हो। तो अगर सेशन चल रहा हो और खास तौर पे एक ऐसा सेशन जो कि जून 2022 से कंटिन्यूअस चला आ रहा है, तो ऐसी सूरत में कितने माह और कितने साल जो है वो गवर्नर साहब को इंतजार करना पड़ सकता है। तो मैं चाहूंगी इसकी थोड़ी सी वजाहत जरूर करें। दूसरा ये भी है कि इस पूरे सिनेरियो में कम से कम काफ लीग की तरफ से, परवेज इलाही साहब की तरफ से, जैसे आपने सवाल भी किया था कि इस असेंबली को डिसॉल्व करना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों तरफ से असेंबली डिसॉल्व करने की बात की जाएगी, क्योंकि खुद परवेज इलाही साहब जो हैं अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी होती तो शायद अदम एतमाद या तहरीक एतमाद दोनों सूरतों में वो इन मसाइल में ना उलझते, बल्कि सीधा सीधा जुमे के दिन ये कहते कि जी असेंबली को हम खत्म करने जा रहे हैं, और हमने वही किया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था। लेकिन अगर PTI और काफ लीग ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। जी सर। देखिए, बात यह है कि 3 दिन से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं और 7 दिन से ज्यादा नहीं, ये तो है। दूसरी बात यह है कि बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि गवर्नर शेल, देखिए ना, शेल का यूज किया गया है, उसके अंदर यहाँ कहीं नहीं किया गया। अब जो सप्तान साहब बात कर रहे हैं वो सारे स्पीकर्स के जो पावर्स हैं या उसकी रूलिंग्स है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन सप्तान साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके जो है कोई काम नहीं कर सकेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात वाज़े लिखी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो असेंबलियां तोड़ने की बात है। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की बात आ गई थी और आने वाली थी और जब लोग जमा हो रहे थे तो असेंबली तोड़ दी जाती। इसका मतलब यह है कि तोड़ने की बात ही नहीं है। और फिर जिस तरह से मोनिस इलाही साहब जो है वो 2 दिन में कई दफा इमरान साहब से मिल रहे हैं, क्या असेंबलियां टूटने के बाद भी मिलेंगे? फिर हमने ये भी देखा कि 30 जो है वो सूबाई और 15 जो है वो कौमी असेंबली की नशिस्तों के ऊपर भी। अब इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो PTI जो है वो देने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आती। फिर जो इन्होंने प्रोजेक्ट जितने रखे हुए मैच्योर होने में टाइम लगेगा। आपको इल्म है कि इलेक्शन ईयर के अंदर जब शुरू होता है, जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है और खास तौर पे 2023 में जब उसका अरूज होगा, तो उस टाइम पे आप असेंबली में ही नहीं होंगे, और अगर असेंबली में नहीं होंगे तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सकेंगी, और खास तौर पे जबकि एक फेडरल में हॉस्टाइल गवर्नमेंट भी मौजूद हो। फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि जितने मामलात आपने सियासी सतह के ऊपर देखे ना,
अभी ये गेम ऑफ ऑप्टिक्स चल रही है और गेम ऑफ ऑप्टिक्स और गेम ऑफ रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक दूसरे को फेस सेविंग भी दी जा रही है और खुद इमरान खान साहब का भी एक इशू है, वो ये है कि वो हर चीज प्रिएम्प्ट करते हैं कि ऐसा होने वाला है। भाई अगर अदालत से आपका कोई अहकाम आते हैं तो वो तो अदालत से आएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो आपको ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं, उन्होंने तो अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है गौर करने वाली कि अगर इलेक्शन कमीशन का अभी इतलाक नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में जब फैसला जाएगा और इमरान खान साहब के अगर वो खिलाफ आता है, जो कि बज़ाहिरन ऐसा माहौल नजर आ रहा है, तो फिर उस सूरत में इमरान खान साहब पहले ही एक माहौल बना रहे हैं, पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने तो पहले ही कह दिया था। फिर आपको याद है कि एक मुतबादल चेयरमैन की भी बात आना शुरू हो गई थी, जो कि अब थोड़ी सी सबसाइड कर गई। तो ये मामलात जो सियासत है ये कुछ ले और कुछ दे, जिसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। लेकिन असल बात यह है कि जो पीडीएम के भी लोग हैं उनको मालूम है अच्छी तरीके से कि फिलहाल इलेक्शन जो है वो उनके लिए भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, और पीटीआई को भी ये मालूम है कि इलेक्शन, जिस तरह मीर साहब ने शुरू में कहा कि इलेक्शन करा लें, चलें, उसके बाद फिर सुबह मईशत तो यकीनन बेहतर हो जाएगी, सुबह लोगों को 1 करोड़ नौकरियां भी मिल जाएंगी, फिर सुबह जो है लोगों के घर भी तामीर हो जाएंगे, मुल्क में दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। ठीक। तो स्पीकर पंजाब असेंबली सफ्तान खान साहब ने गवर्नर पंजाब के ख़त का जवाब दे दिया है, जिसके बाद अब देखना यह है कि शुरू तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने की जो उनकी कॉल थी, क्या वो अब कलअदम हो गई है। इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, और जवाब जानना चाहूँगी सज्जाद मीर साहब से और मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी। तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे उसी सवाल के साथ कि स्पीकर पंजाब असेंबली सफ्तान खान साहब ने गवर्नर पंजाब के ख़त का भरपूर जवाब दिया है, और हमें अब देखना यह है कि उनके जवाब के बाद इमरान खान की कल असेंबली डिसॉल्व करने की जो कॉल है वो दम तोड़ देगी, कलअदम हो जाएगी, और क्या केपी असेंबली भी अब तहलील नहीं होगी। इसी सवाल से जानना चाहूँगी जवाब में मोहम्मद अजहर सिद्दीकी साहब से। जी मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे? के 2 सवालों का जवाब एक दे दूं। एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब असेंबली का सेशन चल रहा हो ना, तो असेंबली के सेशन को सामने रखते हुए आपके पास इख्तियार है अदम एतमाद के तहरीक का। आपको मैं थोड़ी सी तारीख लेके जाऊं। आप नेशनल असेंबली का तहरीक अदम एतमाद पेश की गई 8 मार्च और इजलास नहीं हो रहा था उस वक्त। तो इजलास समन करने के लिए कोर्टों में गए, अल्टीमेटली 25 मार्च के लिए आया, टेबल कर दी गई, टेबल हुई जाके 28 को, फिर 28 से 3 अप्रैल तक ये 7 दिन का प्रोसेस था। वो तहरीके अदमा, वो एक अलग बात है कि इशू क्या है। जी। उसके अंदर ये हुआ था कि स्पीकर ने रूलिंग के जरिए तहरीके अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। सही। अब यहाँ क्या है, आम आदमी को समझना है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 199 का 184(3) के तहत। सही। कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, उसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, इसी तरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हैं और उसको चलाना, जैसे चीफ जस्टिस सारे निजाम को चलाना है, इसी तरह स्पीकर ने पूरे इजलास को चलाना है। 239 रूल जिसका जिक्र किया आज उन्होंने, और 205 के हवाले जो जिक्र की है, वो बहुत से इख्तियारात देते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली को, और स्पीकर कस्टोडियन है, हेड मास्टर है। अब अगर कोई इजलास चल रहा है तो उस इजलास को अगर तो गवर्नर ने बुलाया है, गवर्नर प्रोग नहीं करता तो वो इजलास ऐसे मुअत्तल नहीं हो सकता। इस तरह स्पीकर ने बुलाया है तो स्पीकर उस हाउस को चलाना है, और उसका मुकाम ही ये है कि हाउस को चलाना है। यानी हाउस को जब मर्जी सस्पेंड, वो अलग बात है, वो चला रहे थे, वो चला रहे थे तो अदालत में चले जाते। जी। अब गवर्नर सोया रहा उस वक्त तक बैठे, गवर्नर को खुद इजलास बुलाया था, खुद प्रोग करना था, नहीं किया, तो ये बदनीति तो वाज़ेह तौर पर आ गई। अब आता है अगला सवाल जी। अब अगला क्या है? अगला बड़ा आसान सवाल बता देता हूँ आपको। आज भी गवर्नर साहब जो है ना वो इजलास प्रोग कर दें, और प्रोग करने के बाद आज भी 48 आवर वो खत्म हो गई,
यानी जो कल वाला ऑर्डर था वो ऑर्डर खत्म हो गया, उस पर एक्ट अपॉन हो ही नहीं सकता था। अच्छा। इसलिए और वजह क्या है कि ये स्पीकर ने फैसला करना है कि कौन से, अदम एतमाद तहरीक ना आई होती जी। फिर शायद ना वो लगाते, लेकिन ये जो बैठ के कहना कि फलां दिन फिक्स करो, हाँ तो कुछ घर वो चला रहा है, जी जी उसने घर, या तो ऐसा होता जब, इसीलिए वो लफ्ज लिखा हुआ है समन करना है, समन का ठीक। इंतजार करना है। सही ऐसे सही नहीं मैं आज कहूँ 48 घंटे में लगा, तो ये आईनी प्रोविजन बड़ी क्लियर। मैं गवर्नर की, जो गवर्नर ने जितना काम किया उसकी कर रही है चैलेंज करने के लिए, जी उसका जी। जो प्रोसेस है हम्म। मैं तो समझता हूँ कि वो नाहल हो चुके हैं, और जी ठीक नाल जो काम किया उन्होंने अपना हल, मैं उनकी रिमूवल ठीक के ठीक। लिए आज खत लिख रहा हूँ, और मैं खत लिख दूंगा सदर को भी जी और वजीर आजम को भी। और जो ठीक फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो आइन के आर्टिकल ठीक, पॉइंट आ गया सर। 101 की बात करते हैं कि जिसमें गवर्नर को तैनात करता है सदर ही, लेकिन हाँ मुशावरत होती है वफाकी हुकूमत। सही आइन सर। का आर्टिकल 103 ठीक ठीक 101 सब आर्टिकल कहता है कि वो सदर की स्वाबदीद पे रहेंगे, तो सही सदर को इख्तियार मौजूद है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि सदर के पास दो तरह के इख्तियार मौजूद हैं, इसलिए सदर और वजीर आज़म को कहा जाएगा कि गवर्नर को हटाएं। गवर्नर ने अपने इख्तियार, आईनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किए जो आइन और कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। जी जी ठीक दूसरी सर। जो जहां तक सज्जाद। बात है, गवर्नमेंट इस वक्त 7.5 माह से इनकी है, सही। परफॉर्मेंस इनकी ठीक है, सर, आपका काम पॉइंट आ गया। इनके सही। करने हैं, और ठीक। अनस नाउला जो है वो गवर्नर को डिक्टेट कर रहे हैं। भाई आप एक वजीर दाखिला है, या डिक्टेट अगर करना है तो वजीर आजम करे, आप कौन है, आपका क्या ताल्लुक इस सारे मामले से? ठीक, आपको बिल्कुल ऐसा गवर्नर ही से, है। गवर्नर है एक जी सर, आपका ऐसा जवाब आ होता गया। है डिक्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं कर सकते। ठीक, सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे सर आप? बड़ी सीधी बात है कि आजकल जब इस सवाल का जवाब जब कानूनदानों से पूछा जाए तो कानूनदान सारे के सारे पार्टीजन हो चुके हैं। वो उधर के दलील देगा, वो उधर की दलील देगा, वो जी गवर्नर को ताकत बताएगा, वो स्पीकर को ताकत बनाएगा, वो इसका हवाला देगा, वो उसका हवाला देगा। अच्छा, जो वो कानूनदान हुआ करते थे, जो गैर जानबदार सिर्फ कानून की बात करते थे, अब उनको तलाश करना ही मुश्किल हो गया है। कल शायद उस्मानी की बात मैंने सुनी, उसने कहा कि अगर ये कहा जाए कि इजलास हो रहा और इजलास आप कराते जाएं, तो इसका हाँ मतलब गवर्नर कभी आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए बात ही नहीं करेगा। सही। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना का और अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में क्या फर्क है? सही। फर्क यह है कि उसमें उसको तादाद पूरी करनी पड़ेगी, इसमें इनको तादाद पूरी करनी पड़ेगी। कोई टेक्निकल बातें हैं, आप पार्टीजन होकर सोच रहे हैं, पार्टीजन होकर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। और अब्दुल्ला गुल ने ठीक कहा, ये इस वक्त मसला ये है कि देखिए हम फंस गए हैं एक सिचुएशन में, हम पूरी कौम डिवाइड है, कोई कानून नहीं है, हर कानूनदान कानून को नाक को अपनी तरह से मोड़ना चाहता है। कोई पार्लियामेंटेरियन इस बात से नहीं सोचता कि मुल्क का मफाद किस में है, मुल्क किस तरफ लेके जाए तो तरक्की करेगा। बहुत पार्टीजन हो गए हम सारे के सारे, पार्टीजन भी नहीं, वो एक होती बाइपोलराइजेशन, अब डिवाइड का लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ था खासतौर पर ट्रंप के जमाने में, कि उन्होंने उसके माशरे को डिवाइड कर दिया है। हम डिवाइड हुए हुए, और क्या बात है? और ये जो मैं पहली बात की थी कि गंद पड़ा हुआ है पंजाब में और कुछ नहीं है, पूरे मुल्क में गंद डाल दिया है, और गंद डालने के बाद समझ रहे हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, बड़े हम ताकतवर हैं। भाई पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुरुस्त भी हैं, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका नुक्ता नजर भी दुरुस्त है, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि इंसाफ आप पे लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये पॉपुलर होने का मतलब होगा तो फिर तो इंसाफ कभी आ ही नहीं सकता दुनिया में। इमरान के खिलाफ कोई मुकदमे का फैसला ना हो क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर है, लोग उठ खड़े होंगे, लोग ये कर देंगे। अरे भाई खुदा का खौफ करें, मुल्क के मफाद में कुछ सोचें, इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, कानून के तकाजों को पूरा करें, और इससे हटकर ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नुक्ता नजर सोचें, वरना, और वो सबसे बेहतर नुक्ता नजर ये है कि आइन के अब आइन की नाक को रोड़ के आप जिस तरफ ले जाना चाहे ले जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुल्क सबसे प्रायर है, मुल्क सबसे प्रायर है, और मुल्क की हिफाजत आइन के अंदर रहकर की जा सकती है। ठीक है सज्जाद मीर साहब, अब मैं अपने प्रोग्राम का आखिरी और तीसरा सवाल भी आपसे ही जानना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका क्या मुल्की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में है? अफगान पॉलिसी समेत मुल्क को दरपेश खतरात पर तसल्ली बख्श कामयाबी क्या हासिल हो पाएगी? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बिलावल भुट्टो बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उनकी तरबियत हो रही है। सच्ची बात तो ये है वो एक बड़े वजीर खारजा के नवासे हैं,
और इसमें कोई शक नहीं, भुट्टो साहब के मैं हमेशा मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन उनके बड़े वजीर खारजा होने में किसी को शक नहीं है। की उस पर तरबियत हो रही है, लेकिन बिलावल को दफ्तर में भी बैठना चाहिए, दफ्तर खारजा में बैठना चाहिए, फाइलें भी देखनी चाहिए, वहाँ सूरत हाल को भी समझना चाहिए। दफ्तर खारजा जो ब्रीफ करता है और उस ब्रीफ के मुताबिक अपनी अकल को लड़ाकर वो जिस तरह बात कर सकते हैं वो करते हैं। यकीनन उनके ताल्लुकात, उनके खानदान के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं, वो उन तक ताल्लुकात को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, रिफाइट भी कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स पे कोई इनकार नहीं है और कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात सोचने की है कि सही तौर पर जिस खारजा पॉलिसी की जरूरत है वो ऐसे दमाग जो हमारे पास थे, मसलन सेक्रेटरी खारजा के तौर पर आका शाही थे, आगा हलाली थे, SK देव भी थे, पता नहीं क्या के लोग थे। वजीर खारजा के तौर पर बड़े बड़े नाम थे हमारे पास, यूएनओ में मंदूब बड़े थे, मैंने कल अहमद शाह बुखारी, पतरस बुखारी का नाम लिया था, और बहुत से लोग थे जिनसे दुनिया जब कोई मसला पेश होता था तो ड्राफ्टिंग पाकिस्तान का मंदूब किया करता था, ये मुकाम था उनका। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना ही काफ़ी है कि बिलावल बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। बिल्कुल। सना मिर्जा, क्या कहेंगी आप? देखिए सना, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है, लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो साहब वाकई बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। पिछले 6 माह में उन्होंने मुताद्दिद दौरे किए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह मीर साहब ने कहा कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं कम से कम वो भी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए बिलावल साहब को उनको भी टेकअप करना पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज का भी हमारे यहाँ फुकदान है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी जो कि अरसा दराज से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही है और उसमें इंपॉर्टेंट फैसले वही करते रहे, तो कुछ पॉलिसीज को पॉलिटिकल सिस्टम में वापस लाना होगा। और जहां तक उनके अमेरिका के दौरे की बात है, तो कुछ चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी वहां पर कन्वे की हैं। एक तो मोदी साहब का जो हवाले से स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया, वो बड़े दिनों तक खबरों की जीनत में रहा, और इसके हवाले से इंडिया में बड़ा उनके खिलाफ एक तरह से रिफ्ट पैदा हुआ और काफी हंगामे भी हुए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया और बिलावल साहब को सपोर्ट किया। फिर उन्होंने पिछले रोज जो TTP से मुतालिक अफगानिस्तान को कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं। एक तो यही उन्होंने कहा है कि जी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जो TTP है वो हमारे लिए एक रेड लाइन है और रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें वो बड़े तरीके के साथ कन्वे कर रहे हैं, और यकीनन इसमें तरबियत के साथ साथ जो ट्रेनिंग के अलावा उनको एक कहना चाहिए कि खानदानी चीज विरासत में मिली है अपने नाना के थ्रू, मेरा ख्याल है वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है एक तवील रास्ता भी बाकी है, और पाकिस्तान में ना सिर्फ एज अ फॉरेन मिनिस्टर बल्कि इस पूरी गवर्नमेंट को भी इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कोई एक सिमत मुतय्यन करनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, बिलावल साहब बिल्कुल अपनी बातचीत तो जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसका बॉटम लाइन क्या है? क्या कश्मीर के ऊपर उन्होंने रिवर्सल ऑफ आर्टिकल 35A और 370 के ऊपर कोई पेशरफ्त हुई? अफगानिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से कोई उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपना जो है वो असर और रसूख इस्तेमाल किया या अपनी लॉजिक को इस्तेमाल किया? तो ऐसा भी नहीं नजर आ रहा। फिर इसी तरीके से इजराइल के हवाले से और खुद जो फलस्तीन को उन्होंने नक्शे से खुरच के रख दिया है, गूगल के मैप के ऊपर अभी आता नहीं है, तो वो क्या उसके ऊपर हमारी तो कायद की पॉलिसी बड़ी वादे थी। कायद ने तो उसको एक नाजायज रियासत करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा टकरा जाएगा, हत्ता कि उसको पाश नहीं कर देगा। तो क्या उसके ऊपर उनकी पॉलिसी अभी तक कोई वाजे आई नजर? तो मेरा ख्याल है, और साथ ही साथ वो एक पार्टी के सरबराह भी हैं, और पार्टी के सरबराह होने के साथ साथ सिंध के मामलात के ऊपर उनकी गहरी निगाह होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इंडिया ने नया खेल शुरू किया हुआ है, उसको भी हमें देखना चाहिए। और एक और अहम नुक्ता है, वो ईरान के साथ है। ईरान के साथ ताल्लुकात अगर हमारे बेहतर हो जाएं तो ईरान आज बार्टर ट्रेड करने के लिए तैयार है, और तकरीबन $37 बिलियन का हमारे साथ ट्रेड वो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मेरी अभी जो उनके हुसैनी एम्बेसडर हैं उनसे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई थी। और एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे वकील भाई यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक वजीर आजम बन जाए पहले दिन और वो सेशन कभी खत्म ही ना करे 5 साल, तो फिर इसका मतलब है कि उसके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, गवर्नर ने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन गवर्नर की कहीं पावर्स के ऊपर यह लिखा हुआ है कि गवर्नर ड्यूरिंग सेशन ये नहीं कर सकता? क्या कहीं आइन के अंदर ये चीज लिखी हुई है? तो ये 2-3 बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में अहमियत के हामिल हैं। और बिलावल साहब को खास तौर पे जो इंडिया के हवाले से देखिए ना, अभी जो मीर साहब बात कर रहे थे बड़ी अच्छी कि जी पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर,
अगर पॉपुलैरिटी, तो इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है और मोदी ज्यादा पॉपुलर है, तो फिर उसका जो कश्मीर के ऊपर मौकफ है वो हम तस्लीम कर लें इस बात के ऊपर, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। आज जो यूक्रेन के ऊपर दुनिया का एक नुक्ता नजर है, क्या हम उसके साथ इत्तफाक राय रख लें या उससे जो है वो रूगर्दानी कर लें, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान के मामलात जो है उनको हमें बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो दहशतगर्दी की एक नई जंग के अंदर हमें जो है वो झोंका जा रहा है और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान को मलाइन किया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी है, बतौर फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जहां तक बिलावल भुट्टो साहब क्या, उनकी ट्रेनिंग उस तरह नहीं हो सकी है और इतनी छोटी सी एज के अंदर इतना बड़ा पोर्टफोलियो देना ये भी बड़ी ज्यादती है। आने वाले दौर में बिल्कुल ये काम, मैं तो कोई किसी चीज से इम्प्रेस नहीं हुआ, ना जहां तक कश्मीर की पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, ना अगर रिलेशन के, अच्छा है कि सैर सपाटे के लिए तो दौरे अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या इस पेज के ऊपर जो इंडिया के बारे में जो पेज दिया, क्या उसमें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ है? आंसर इज बिग नो, बिल्कुल नहीं है, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ चलिए, अल्लाह करे कि इस बात को ट्रेनिंग करते हुए आगे आ जाए, लेकिन खर्चा अवाम का हुआ, अवाम के पैसे के ऊपर सैरें भी हो गई, बाकी भी लोगों से मिल रही है। सर वो कह रहे हैं, अगले सवाल की तरफ सर वो कहते हैं कि तमाम तर उठाया है। सर यहाँ पर एक पॉइंट दूंगी, वो कहते हैं कि तमाम तर अखराजात जो हैं वो अपनी जेब से मैं अदा करता हूँ, इसमें सरकारी पैसा खर्च नहीं होता। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, मैंने तो पूरी डिटेल निकलवाने की कोशिश की और वो निकल भी आएगी। वो अकेले तो गए नहीं, वो अपने साथ लाहौर लश्कर लेकर गए हैं। वो लाहौर लश्कर जितना लेके गया, क्या वो भी पैसे आए उनके? वो भी उन्होंने खुद दिए। ये तो देखने वाली बात है। चले हम छोड़े इन चीजों को, हम चलते हैं आगे, यानी इतना यानी आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने इतना प्रमोट किया कि जनाब वो मुजाहरे शुरू हो गए एक तकरीर पे। वो भाई तकरीर नहीं, प्रैक्टिकल बताएं क्या किया है। प्रैक्टिकल आपने अब 270 पे या 335 पे कुछ नहीं किया आप लोगों ने, नथिंग। 370 पे कुछ नहीं किया। इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं आप, कम से कम इमरान के दौर में कुछ तो हो रहा था। अब अगली जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की है, वो देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, इजलास बुलाया था गवर्नर ने। अब गवर्नर जब इजलास बुलाएगा, प्रो गवर्नर कहता कर सकता है, यही रूल्स कहते हैं। और जो आइन में ये इसलिए लिखा है कि जब आपने एतमाद का वोट लेने का कहना है तो आपने सेशन समन करना है। ये समन करने से मुराद ये है कि इजलास बुलाना है, यानी ये नहीं कि बुलाए हुए इजलास में एक नया इजलास बुला लेना है और उसका प्रोग करने का कोई मुश्किल काम नहीं था। ये अगर मान ले कि जनाब इजलास खत्म नहीं करा, तो ये अपना इन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी सब लोगों ने, जाते कोर्टों में जाते जाकर मामला लेके आते कि जनाब ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। वजह सिर्फ इतनी है कि इस वक्त अवाम को असल हालात से अंगेज करके इधर लाना चाहते हैं कि लोग महंगाई की बात ना कर सकें, लॉलेस की बात ना कर सकें, जो इस मुल्क में ड्रामेबाजियां हो रही है वो ना कर सके, और पूरी तवज्जो जो है पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। यानी अगर वाकई उनका ज़हन होता तो ये दो तरीके लाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। खुद लाके उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिससे जो है ना बहुत से शक्को शबूत पैदा हो गए हैं कि वो इस असेंबली को तोड़ने नहीं देना चाहते, मेजोरिटी उनके पास है नहीं है, वो सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं। ठीक है, वक्त गुजारना चाहते हैं। मेरे मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। आज की तमाम तर जो सूरत हाल, मुल्क की सियासी सूरत हाल यकीनन एक कशमकश की शिकार है। बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका पर भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस पर हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट थे हमसे अपनी आरा का जो है इजहार कर रहे थे। सज्जाद मिर्ज़ा साहब, सना मिर्ज़ा, अब्दुल्ला हमीद गुल और मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो दौरे हो रहे हैं बैनुल अक़वामी और यहाँ पर जिस तरह से मुल्की मसाइल को उजागर किया जा रहा है, उम्मीद यही करती हूँ कि जब ये दौरों से वापस आएँ तो यकीनन कोई मुस्बत जो है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पहुंचे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।